हरिपुर नामक एक गांव में अर्जुन नाम का गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। वह जंगल से लकड़ियां को लाकर बेचने का काम करता था। इससे उसका जीवनयापन होता था। अजी सुनते हो, घर में चावल खत्म हो गए हैं, आटा भी थोड़ा ही बचा है। थोड़ी लकड़ियां बेचकर आओ तो खाने का इंतजाम हो जाएगा। मीरा, लकड़ियां काट कर तो मैंने रखी, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। गांव वाले यही कहते हैं कि मुझसे खरीदने से अच्छा है वह खुद जंगल से ले आए। ऐसा लगता है कोई और काम ही सोचना पड़ेगा। लकड़ी काट कर अब गुजारा नहीं होगा। अर्जुन, लेकिन हमारे पूर्वजों से हम यही काम करते आए हैं। अब कहाँ से नया काम ढूंढेंगे? मैंने थोड़ा धन जमा करके रखा था। हमारी शादी होने से पहले से मैं कुछ धन जमा कर रहा था, जिसे मैंने आज तक खर्च नहीं किया, ताकि जमींदार से खेत ले सकूं। मुझे लगता है अब खेती शुरू करनी होगी। जो खेत आप खरीदने की बात कर रहे हैं, वो खेत कभी हमारा ही हुआ करता था। आपको लगता है कि जमींदार हमें वह वापस दे देगा? पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर मैं उसे पैसे दूंगा तो वह खेत वापस कर देगा। वो बहुत लालची इंसान है। वो सारी जमीन हमारी है जिस पर वो बरसों से कब्जा करके बैठा है। अब क्या बताऊं मीरा, उस जमीन की वजह से बरसों पहले मैंने अपने पिता को खो दिया। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माता का सर्ववास हो गया और उसके बाद पिताजी बिल्कुल अकेले पड़ गए। उन्होंने मुझे पाल पोष कर बड़ा किया, लेकिन वह कर्ज में डूब गए। इस कर्ज से हमारी सारी जमीन जमींदार के पास चली गई। एक दिन जमींदार ने खबर दी कि पिताजी को भूतिया कुएं ने मार डाला है। तो छोटा था सावित्री चाची ने मुझे पाल पोष कर बड़ा किया अपने बच्चों की तरह। वो भूतिया कुआं क्या है? इस गांव में घना जंगल है। तुम कभी उस तरफ नहीं गई। उस जंगल में एक बहुत बड़ा कुआं है। लोग कहते हैं कि उसमें से डरावनी आवाजें आती हैं। लोगों का मानना है कि उस कुएं में कोई भूत है जो इंसानों की जान ले लेता है। जो कोई भी उस कुएं के पास जाता है वह भूत उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जमींदार का कहना है कि मेरे पिताजी के साथ ऐसा ही हुआ था। मैं तो छोटा था मीरा। सावित्री चाची ने मुझे पाल पोष कर बड़ा किया अपने बच्चों की तरह। उस सरपंच और जमींदार को एक बच्चे पर भी दया नहीं आई। कम से कम एक खेत तो वापस कर सकते थे। वो बहुत लालची इंसान है। थोड़ी थोड़ी करके गांव वालों की सारी जमीन उसने हड़प ली। वह चाहता है कि गांव वाले हमेशा उसके आगे हाथ फैलाएं। खैर, मैं आज ही जमींदार के पास जाता हूं और उससे खेत खरीद लेता हूं। इतना धन तो है कि यह खेत आ जाएगा। अगली सुबह अर्जुन जमींदार के घर चला जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद जमींदार के घर पर पहुंच जाता है। अरे आओ अर्जुन, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, लकड़ी की जरूरत नहीं है मुझे। मेरे नौकर जंगल से बहुत लकड़ी लेकर आए हैं। नहीं जमींदार जी, मैं लकड़ी बेचने नहीं आया हूँ। मैं आपसे एक सौदा करने आया हूँ। खेत खरीदने आया हूँ। तेरे पास इतना पैसा है जो तू खेत खरीद सके? हैं? देख, मैं सस्ते सौदे नहीं करता। खेत तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन पूरी कीमत वसूल करूंगा। मैं पैसे लेकर आया हूँ, आप देख लीजिए, क्या इतने में काम हो जाएगा? तू खेत खरीदने आया है यहाँ पे या राशन? इतने में तुझे खेत चाहिए? लेकिन मैंने आज तक यही सुना है, एक खेत की कीमत तो इतनी होती है। मैंने बरसों से यह पैसे इकट्ठे किए ताकि मैं अपना खेत खरीद सकूं। तेरा दिमाग फिर गया है क्या? इतने कम पैसे में खेत कैसे आएगा? चला जा यहाँ से और अपना धन ले जा। जमींदार जी, बस जरा सी दया कर दीजिए। मैं जानता हूँ मेरे पास उतना धन नहीं जितना आप चाहते हैं, पर जो कुछ भी जोड़ पाया हूँ वो सारा लेकर आया हूँ। आप रख लीजिए। बस बदले में मुझे वो खेत दे दीजिए ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। बाकी जो धन रह गया है वो मैं अपनी मेहनत और फसल से चुका दूंगा। क्या आप इतनी सी बात नहीं मान सकते जमींदार जी? मुझ पर थोड़ा सा भरोसा कर लीजिए। पहले तेरा बाप कर्जा लेकर मर गया। उस वक्त तो हमारे पास वसूल करने के लिए जमीन थी, लेकिन अब तू देख ले, तू कर्ज अगर लेगा तो तेरा सब कुछ चला जाएगा। नहीं जमींदार जी, मैं खूब मेहनत करूंगा। दिन रात खेतों में पसीना बहाऊंगा। फसल उगाकर आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। अरे एक लकड़हारा कब से खेती करने लगा? तू लकड़ियां काटकर अपना गुजारा कर, वही बहुत है।
अब लकड़ियां इतनी बिकती नहीं है। मेरे और मेरी पत्नी के भूखे मरने के दिन आ गए हैं, इसलिए अब मैं फसल उगाना चाहता हूँ और खेत में मेहनत करना चाहता हूँ। ठीक है, यह धन मुझे दे दे और उसके बाद भी बहुत धन बचता है जो तुझे लौटाना होगा। याद रखना अर्जुन, तू मेरा कर्जदार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। मैं आज से ही खेत पर काम शुरू कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अब तू जा यहाँ से, मुझे और भी बहुत काम है। अर्जुन जमींदार के घर से मुस्कुराते हुए निकलता है और खुश मन से अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद वह आखिरकार अपने घर पहुंच गया। मीरा बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की बधाई दे रहे हैं आप? क्या आपका काम आखिर बन गया? हाँ, मीरा जमींदार मान गया। क्या आपने उन्हीं पैसों से खेत खरीद लिया? क्या वो पैसे पूरे पड़ गए? नहीं मीरा, वो पैसे पूरे नहीं थे, लेकिन मैंने किसी तरह जमींदार को मना लिया। अब हम उसके कर्जदार तो हैं, मगर मैंने ठान लिया है इस बार ऐसी फसल उगाऊंगा कि सारा कर्ज चुका दूंगा और वो खेत आखिरकार हमारा हो जाएगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे जमींदार पर जरा भी भरोसा नहीं है। कहीं ये उसकी कोई चाल तो नहीं? अरे मीरा, तुम बेवजह इतना सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या चाल चलेगा भला? आधे पैसे तो वो ले ही चुका है और बाकी मैं जल्द ही लौटा दूंगा। सीधी सादी बात है, इसमें सोचने जैसी कोई बात नहीं। अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन दिल से मुझे अब भी उस पर भरोसा नहीं होता। चलो ठीक है मीरा, तुम घर का काम संभालो, मैं खेत जा रहा हूँ। मैंने कुछ बीज संभाल कर रखे हैं, इस बार चावल की फसल उगाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन खेत की ओर चल पड़ता है और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाता है। अब मैं खेत पहुंच गया हूँ तो काम शुरू कर देता हूँ। अर्जुन खेत में मेहनत कर रहा था कि तभी सावित्री चाची वहां आती हैं और अर्जुन से कहती हैं, अरे अर्जुन, तू इस खेत में क्या कर रहा है? तुरंत यहाँ से बाहर निकल, नहीं तो सरपंच और जमींदार बहुत हंगामा करेंगे। अरे चाची, अब डरने की कोई बात नहीं, मैंने ये खेत खरीद लिया है। तूने खेत खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से जुटाए? अरे चाची, मैं तो बरसों से पैसे इकट्ठा कर रहा था, उन्हीं से ये खेत खरीद लिया। लेकिन पैसे पूरे नहीं थे, इसीलिए जमींदार का कर्ज अब भी मुझ पर बाकी है। मैं उसे भी जल्दी ही चुका दूंगा, इसलिए तो खेत में इतनी जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। बेटा, तेरे पिताजी ने भी ऐसा कर्ज लिया था और आज उसी की वजह से सारी जमीन सरपंच और जमींदार के पास है। उनका ब्याज बढ़ता ही जाता है और कोई उनसे मुक्त नहीं हो सकता। आखिर तूने ऐसा क्यों किया? नहीं चाची, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कर्ज जल्दी चुका दूंगा। जमींदार ने खेत प्यार से मुझे दिया और कोई शर्त नहीं रखी। वह सारी बात तो भूतिया कुइयों की वजह से हुई थी। और चाची, याद है ना, सरपंच का बेटा इसी कुइयों की वजह से मरा था। उसकी लाश आज तक नहीं मिली। यह सब भूत का काम है। जमींदार और सरपंच ऐसा नहीं कर सकते। जितना तू उन्हें समझता है वे वैसा नहीं है। खैर, मैं चलती हूँ, तू अपने खेत में मेहनत कर। सावित्री चली जाती है और अर्जुन खेत में चावल के बीज डाल देता है। अब मैंने बीज डाल दिए हैं और मिट्टी भी अच्छे से तैयार कर ली है। अब मैं घर की तरफ चलूंगा। अर्जुन जमींदार के खेत से निकलकर गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में वह सरपंच के पास से गुजरा तो सरपंच ने कहा, अरे अर्जुन, इतनी सोच में डूबकर कहां से आ रहे हो? अरे सरपंच जी नमस्ते, मैं अभी अपने खेत से लौट रहा हूँ। आज चावल की फसल बोकर आया हूँ। तेरा खेत? पर तेरे पास तो कोई खेत ही नहीं है। तेरी सारी जमीन तो मेरे और जमींदार के नाम है। फिर तू किस खेत की बात कर रहा है? मैंने जमींदार जी से खेत खरीद लिया है, बस उसी में आज फसल बोने के बाद लौट रहा हूँ। इतने पैसे तेरे पास कहां से आए कि तूने खेत खरीद ही लिया? सरपंच जी, सालों से थोड़ा थोड़ा धन जमा किया था, पर वो पूरा नहीं था। अब जमींदार का सिर्फ थोड़ा कर्ज चुकाना है,
फिर खेत मेरा हो जाएगा। सरपंच सोचता है कि जमींदार की बुद्धि घास चढ़ने गई है कि वो गांव वालों को उनकी जमीन वापस करने लगा है। उसकी तो खबर लेनी पड़ेगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? अरे सरपंच जी, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे अचानक कुछ काम याद आ गया है। तुम घर जाओ, मैं निकलता हूँ। ठीक है सरपंच जी, मैं अब चलता हूँ। अर्जुन घर पहुंच जाता है और सरपंच जमींदार के घर जाते हैं। अरे जमींदार, तेरी बुद्धि ठीक है या कुछ गड़बड़ है? अरे मेरे जिगरी दोस्त, तू क्यों ऐसा बकबक कर रहा है? क्या हुआ? तूने अर्जुन को उसका खेत वापस क्यों दे दिया? एक बार भी मुझसे राय क्यों नहीं ली? अरे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं गांव वालों की जमीन किसी को मुफ्त में वापस नहीं कर दूंगा। अर्जुन ने जो पैसा दिया था, मैंने उसे संभाल कर रखा और साथ ही उसका भरोसा भी जीत लिया। ये क्या मतलब है? अरे उसका पैसा भी अब हमारे पास आ गया है और कुछ ही दिनों में जमीन भी हमारी हो जाएगी। उस पर मेरा अभी भी काफी कर्ज बाकी है। मैं उसे इच्छा से खेत नहीं दे दूंगा। वह खेत आखिरकार वापस हमारे पास ही आएगा। तुम चिंता मत करो, मेरी एक ठोस योजना है। फिर ठीक है भाई, फिर मैं चलता हूँ। तुम पर यकीन है मुझे। अरे मीरा, मैं अभी अभी खेत में बीज बो कर आया हूँ। अब बहुत जल्द हमारे घर में खुशहाली आएगी। देखना, मैं एक दिन बहुत अच्छा किसान बनकर दिखाऊंगा। अरे हाँ हाँ, किसान तो तुम बनो, लेकिन जो काम हम अब तक करते आए हैं उसे मत छोड़ो। सावित्री चाची बता रही थी कि उनकी पड़ोसन को लकड़ी चाहिए। वो बीमार हैं, इसीलिए जंगल नहीं जा सकती। तो जरा थोड़ी लकड़ी काटकर उनके लिए ले आओ। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है। रात होने से पहले मैं कुछ लकड़ियां लेकर आता हूँ, उनसे थोड़े पैसे मिल जाएंगे। फिर अर्जुन जंगल चला जाता है। जब भी मैं इस रास्ते से गुजरता हूँ, पिताजी की यादें फिर ताजा हो जाती हैं। सबको लगता है कि मैं उन्हें भूल गया हूँ, लेकिन सच तो यह है कि आज भी हर कदम पर उनकी कमी महसूस होती है। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। अब तो गांव वाले भी उनके बारे में बात करना भूल चुके हैं, पर मैं कैसे भूल जाऊं? यही रास्ता उस कुएं तक जाता है, उसी कुएं तक जिसमें मेरे पिताजी ने अपनी जान गंवाई थी। काश मैं उन्हें एक बार फिर देख पाता, कितना अच्छा होता। खैर, अब चलता हूं। लकड़ियां बेचनी भी तो हैं। अर्जुन सोचता है कि लकड़ियां सावित्री चाची के घर ही रख देता हूँ। अब वो खुद ही अपने पड़ोसन को दे देंगी। सावित्री चाची, देखिए मैं लकड़ियां लेकर आ गया हूँ। सावित्री चाची घर से बाहर चलकर आती है। अरे अर्जुन, ये अपने पैसे भी ले लो। उसने तो पहले ही मुझे देकर रख दिए थे। चाची, आपका भला हो। अब इन लकड़ियों से मिले पैसों से थोड़ा अनाज भी आ जाएगा। हाँ, तुम चिंता मत करो। ठीक है, अब मैं घर की तरफ चलता हूँ। अर्जुन घर पहुंच जाता है। चेहरे पर संतोष और थकान दोनों झलक रहे हैं। आओ, आज तुमने खूब मेहनत की है। मैंने खाना तैयार कर लिया है, चलो बैठो और खा लो। वाह, पत्नी हो तो ऐसी। लाओ मीरा, बहुत भूख लगी है। आराम से खाओ। मीरा, आज मैं बहुत खुश हूँ। खेत भी मिल गया और मैंने फसल भी बो दी है। अब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम अब रानी बनकर रहोगी। ख्वाब तो बहुत अच्छा है, बस डर है कहीं ये टूट ना जाए। अरे शुभ शुभ बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी फसल खूब अच्छी उगेगी, कर्ज भी उतर जाएगा और हम फिर से अच्छा कमाने खाने लगेंगे। चलो ठीक है, जैसा तुम कहो। अब थोड़ा आराम भी कर लो। कुछ दिन बीतते हैं और अर्जुन के खेत को हड़पने के लिए जमींदार और सरपंच एक चालाक योजना बनाते हैं। देख रहे हो सरपंच, अर्जुन के खेत में कितनी लहलहाती फसल उगी है। अब वक्त आ गया है उसे उसके कर्ज की याद दिलाने का। अपनी योजना पर काम शुरू करो। वो खेत वापस हासिल कर लो, नहीं तो वो गरीब लकड़हारा अब अमीर बन जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। सुनो सुनो, गांव वालों, एक बड़े धोखे की कहानी सुनो। क्या बात है सरपंच जी? जमींदार जी, आप दोनों इतने गुस्से में क्यों हैं?
वो भी अर्जुन के घर के बाहर। अरे सावित्री, क्या बताएं तुम्हें? यह अर्जुन तो निकला बड़ा धोखेबाज। बिना हमारी इजाजत के हमारे खेत में फसल बो डाली और ऊपर से हमारा कर्ज भी नहीं चुकाया। अरे सरपंच जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कुछ पैसे दे भी दिए हैं और बाकी के पैसे भी जल्द ही चुका दूंगा। कितना झूठ बोलता है तू? कोई गवाह है तेरे पास? तूने मुझसे ही कर्ज लिया था, अब उसी खेत में फसल बो रहा है। वो खेत भी मेरा है और फसल भी। गांव वालों के सामने झूठ फैलाता है कि तूने खेत खरीदा। जमींदार जी, आप ये कैसी झूठी कहानी गढ़ रहे हैं? मैंने आपसे कब पैसे उधार लिए? मैं तो खेत के पैसे देकर ही आया था। हमारी साफ बात हुई थी। फसल उगने के बाद बाकी कर्ज मैं पूरा चुका दूंगा। देखो कितना झूठ बोल रहा है, एक इज्जतदार आदमी को बदनाम कर रहा है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। गांव वालों, इसे सबक सिखाओ। नहीं नहीं, मेरे पति को मत सजा दो। तुम अपना खेत रख लो, हम तुम्हारा सारा कर्ज चुका देंगे। बस उन्हें छोड़ दो। पहले तुम अपने पति का कर्ज चुकाओगी, तब तक तुम मेरे और सरपंच के घर नौकरानी बनकर सारे घरेलू काम, सफाई, खाना बनाना और बाकी जिम्मेदारियां निपटाओगी। काम पूरा होने पर ही तुम्हें घर लौटने दिया जाएगा। हाँ, मुझे सब मंजूर है, लेकिन मेरे पति पर कोई अत्याचार मत करो। देख लिया अर्जुन, कर्ज लेने का अंजाम। अब तेरी बीवी हमारी नौकरानी बनकर रहेगी। सब तमाशा करने के बाद जमींदार और सरपंच वहां से चले जाते हैं। आप उठिए और घर के अंदर चलिए। बहुत तमाशा हो चुका है। काम वालों, आप सब भी अपने अपने घर लौट जाइए। मीरा, आज मेरी वजह से तुम्हें इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। मैं तो तुम्हें रानी बनाकर रखना चाहता था, लेकिन सब उल्टा हो गया। सच कहूं तो मुझ ऐसा पति तो शर्म से कहीं छिप जाना चाहिए। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि जमींदार और सरपंच ये दोनों भरोसे के लायक नहीं हैं। हाँ बेटा, मैंने पहले ही कहा था। देख, आज उन्होंने अपनी चाल चल दी। तेरे पैसे रख लिए, खेत और फसल छीन ली, ऊपर से झूठा कर्ज भी तेरे सिर डाल दिया। हे भगवान, आखिर मैंने ये सब पहले क्यों नहीं समझा? काश थोड़ा पहले ही सोच लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप उदास मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। हम मिलकर सब संभाल लेंगे। क्या यही ठीक करेगा मीरा? तुम्हें जाकर उनके घर नौकरानी बनकर काम करना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती मीरा। मैं मजबूर हूँ, अब वही काम करना होगा, तभी कर्ज उतरेगा और वे तुम्हारी जान बख्श देंगे। अर्जुन सोचता है, अगर बात मेरी जान की है तो उपाय है। आज रात मीरा के सोने के बाद मैं उसी कुएं पर जाऊंगा जहां पिताजी ने जान दी थी। मेरे बाद गांव वाले मीरा पर तरस खाकर कर्ज माफ कर देंगे। सब ठीक हो जाएगा, यही सही होगा। रात होती है। मीरा के सोते ही अर्जुन कुएं की तरफ चला जाता है। चीते जी, मैं पिताजी के साथ नहीं रह सका, लेकिन अब हमारी मौत एक ही जगह होगी। मीरा के पिताजी उसे संभाल लेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं, मीरा सरपंच और जमींदार की गुलामी करती रहेगी। मेरे जाने से शायद सब ठीक हो जाए। अब मैं उस कुएं के पास पहुंच गया हूं। कुएं, आज मुझे भी निगल ले। मैं थक गया हूं गरीबी और कर्ज से। अब यह जीवन नहीं चाहिए। तुम्हें किसने कहा कि मैं इंसानों को खाता हूँ? तुम सच में बोलते हो? हाँ हाँ, मैं बोलता हूँ। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पूरा गांव जानता है कि तुमने कई लोगों को निगल लिया, मेरे पिताजी को भी और सरपंच के बेटे को भी। आज मैं खुद अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आया हूं। मुझे भी खा लो, मेरी जान भी ले लो। मैं किसी की जान नहीं लेता। मैंने किसी इंसान को नहीं खाया। मैं कुएं में चुपचाप पड़ा हूं और किसी के आने का इंतजार कर रहा हूं ताकि मुझे मुक्ति मिले और मैं बदला ले सकूं। तुम कौन हो? क्या तुम कोई भूत हो? आज तक किसी ने मुझे नहीं देखा, इसलिए सबने अलग अलग कहानी बनाई। लेकिन आज मेरा बेटा मुझसे मिलने आया है, तो लो, तुम मुझे भी देख लो, मेरी कहानी भी सुनो। बेटा। कौन सा बेटा? तुम क्या कह रहे हो? और तुम तो एक परिंदा हो। क्या तुम्हारे अंदर कोई भूत बस गया है? बेटा अर्जुन, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये कैसे संभव है? तुम तो एक परिंदा हो। संक्षेप में सुनो, हम कर्ज में डूबे थे। तुम्हारी माँ को जमींदार ने चाय में जहर देकर मार दिया
फिर सरपंच जमींदार ने हमारी जमीन हड़प ली और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मौका पाकर मुझे मारकर कुएं में फेंक दिया। सरपंच के बेटे ने सब देखा, इसलिए उसे भी मार दिया गया। मैं मरकर परिंदा बन गया और अब लोगों से मदद की गुहार लगाता हूँ। अब मेरा बदला लो और मुझे मुक्ति दिलाओ। पिताजी, इतना सब कुछ हो गया। मीरा और सावित्री चाची हमेशा कहती थी कि सरपंच और जमींदार ने आपके साथ कुछ गलत किया है, कुछ तो छुपा रहे हैं। लेकिन मैं तो उन्हें अब तक अच्छा इंसान समझता रहा। अब सच्चाई जानकर मेरा खून खौल रहा है। बताइए पिताजी, मुझे क्या करना होगा? आपकी मुक्ति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बेटा, मैं तुम्हें सोना चांदी दे रहा हूँ। इसे ले जाओ और गांव में बांटना शुरू करो। कह दो कि कुएं का भूत धन देता है। जो उसकी शर्तें मानकर सच्चाई बताएगा उसे इनाम मिलेगा। ये बात जब सरपंच जमींदार तक पहुंचेगी तो उनकी लालच उन्हें यहां खींच लाएगी। तुम गांव वालों को जमा करो और योजना लागू करो। अर्जुन पूरे गांव में बात फैला देता है और जमींदार और सरपंच को भी कुएं वाली बात पता चल जाती है। हमें आज रात ही कुएं के पास जाना होगा और वहां से धन इकट्ठा कर लाना है। कहा जाता है वहां सोने का भंडार है। बस कुएं का सवाल सही सही जवाब दे देना है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि अर्जुन सच कह रहा है? अरे, लेकिन लकड़हारे के पास इतना सोना आया कहां से? सुना है वो तो पूरा गांव में सोना बांट रहा है। ठीक है, रात हो ही रही है। आज ही कुएं के पास जाएंगे और वहां के जिन्न से कह देंगे कि सारा धन हमें दे दे। गांव वालों को कुछ भी न दिया जाए। अर्जुन, तुम्हारी योजना सफल हो गई है। रात होते ही सरपंच और जमींदार कुएं के पास पहुंचने वाले हैं। आओ, ऐसा करते हैं। गांव वालों को सब बता देते हैं और उन्हें कुएं पर इकट्ठा होने के लिए बुला लेते हैं। आज हम इन दोनों की असलियत सबके सामने रख देंगे। अर्जुन ने जैसे ही मुझे सारा सच बताया, मेरी नफरत उनसे और बढ़ गई है। मैं पूरे गांव में फैला दूंगा कि आज रात सब कुएं पर इकट्ठा हों। जो लोगों ने हमें अनाथ किया, उन्हें आज सजा मिलेगी। रात हो जाती है। तभी सरपंच और जमींदार कुएं के पास पहुंचते हैं। गांव वाले चुपचाप पास ही छिप जाते हैं। कुएं, अब तू अपना सवाल पूछ और मुझे धनवान बना दे। हाँ जरूर, पर सवाल थोड़ा कठिन है। और हाँ, गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पूछो, झूठ क्यों बोलेंगे? तुम ही तो हमें धन देने वाले हो। सालों पहले एक लकड़हारे को तुमने यहाँ मारकर फेंका था। अरे, तुमसे क्या छुपाना? यह सच है। हमें उसकी जमीन चाहिए थी, इसलिए हमने षड्यंत्र रचा, उसे फंसाया और मारकर इस कुएं में फेंक दिया। हमारा मकसद बस जमीन पाना था। वह सीधे तौर पर नहीं दे रहा था। सुनो गांव वालों, दो खूनी अपनी जघन्य वारदात स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने केवल किसी को मारकर कबूल ही नहीं किया, बल्कि अपने ही बेटे को भी नहीं बख्शा। सरपंच ने अपने बेटे को मारकर कुएं के भूत का बहाना बनाकर उसे कुएं में डाल दिया। जो आवाजें तुम सुनते हो वही उसकी पुकार है। वह मेरा पिता है। गांव वालों, इस कुएं में कोई भूत नहीं। यही मैंने कहा। इन्हीं दोनों ने मुझे मारकर यहाँ फेंका। इन्हीं ने मेरी पत्नी से हमारी जमीन छीन ली और तुम सबको कर्ज के जाल में फंसाया। मेरे बेटे के साथ भी ऐसी ही साजिश हो रही थी, पर मैं इसे होने नहीं दूंगा। अब इन दोनों को तय करना होगा कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये लोग माफी के योग्य नहीं हैं। सालों पहले एक लकड़हारे को तुमने यहाँ मारकर फेंका था। इनकी सजा यही है। इन्हें भी इसी कुएं में धकेल दिया जाए। यही गांव का फैसला है। आज मेरे पिताजी को मुक्ति मिलेगी और पूरा गांव भी आज आजाद होगा। तुम जैसे दुष्टों को जो सजा मिलनी चाहिए वह मिलनी चाहिए। इससे हमें पाप का बोझ नहीं लगेगा। अगर तुमने यही फैसला कर लिया है तो उसके खून से अपने हाथ मत रंगना। ये काम मैं खुद करूंगा। इससे मुझे मुक्ति भी मिलेगी, पर उससे पहले मैं पूरे गांव को धनवान बनाना चाहता हूँ। जब तुम लोग इस कुएं के आसपास की जमीन खोदोगे तो यहाँ तुम्हें भरपूर सोना मिलेगा और तुम सब समृद्ध हो जाओगे। इस तरह अर्जुन के पिता का न्याय मिल जाता है और पूरे गांव वाले खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं।
इस तरह से अर्जुन और मीरा खुशी खुशी रहने लगते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं और सारा गांव मिलकर उसे